अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 254 इश्यूज ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन पार्ट नंबर 3। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट some considerations or issues related to dividend. हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्यू कॉन्सिडरेशंस पढ़ी डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड, और उसी लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पार्ट नंबर 3 है। हम इन पार्ट्स में कॉन्सिडरेशंस ही पढ़े हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोटिंग कॉस्ट, एंड बिफोर वी सी दैट व्हाट इज़ फ्लोटिंग कॉस्ट, लेट्स फर्स्ट सी वाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कॉस्ट वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ा भी था। तो हम देखते हैं कि इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड की जब हमने बात की तो हमने कहा कंपनीज कैन ऑलवेज गेट मोर फाइनेंसिंग इफ़ दे पे डिविडेंड बाय इशूइंग मोर शेयर्स, यानी ज़्यादा शेयर्स इशू करके, क्योंकि जब वो डिविडेंड नहीं मिलता उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो क्या करते हैं, मोर इशू करते हैं, शेयर्स ज़्यादा इशू करते हैं ताकि उससे डिविडेंड खुद का क्रिएट कर सके, एडजस्ट कर सकें। तो उनको फाइनेंसिंग मिलती है ज़्यादा, लेकिन इस पर कॉस्ट भी आती है, और ये कॉन्सेप्ट हमने डाइल्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्लोटेशन कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पर कॉस्ट भी आती है, इनकर होती है, और उसमें क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट है हमारे पास। बट हेयर देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द शेयर, मीनिंग दैट वेन एवर एनी कंपनी इशूज शेयर्स एंड दैट कंपनी हैज़ टू इनकर अ कॉस्ट फॉर इशूइंग दीज शेयर्स, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स। मैंने अभी एक बात की, यानी कोई सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं, इशू करने के लिए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मीनिंग दैट द कॉस्ट विच अ कंपनी हैज़ टू बेयर अ कॉस्ट ऑन इशूइंग न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इन द पब्लिक, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी मैंने रेलिवेंस की बात की और उसमें डाइल्यूशन का जो कंसेप्ट था वो बता रही थी कि उसमें डिविडेंड क्रिएट करने के लिए, यानी पे करते हैं डिविडेंड बाय इशूइंग मोर शेयर्स, यानी अपने और शेयर्स को इशू करके ताकि उनके पास पैसे हैं ताकि वो आगे पेमेंट करें। तो इसके लिए क्या है, कॉस्ट इनकर होती है, जिस कॉस्ट को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट एक्चुअली इंक्लूड सेवरल अदर कॉस्ट विच आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द फ्लोटेशन कॉस्ट। बहुत सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है जिसको हम कलेक्टिवली फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जैसा कि सच एज अंडर राइटिंग, लीगल, लिस्टिंग एंड प्रिंटिंग फीस एट्सेट्रा। ये सारी कॉस्ट मिलकर क्या बनाती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। हम इसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग क्या है, वेयर द टर्म अंडर राइटिंग मीन्स दैट वेन एवर अ कंपनी हैज़ टू इशू शेयर्स दे हैव टू अरेंज एन अंडरराइटर। अब अंडरराइटर अरेंज करना पड़ता है। वेयर अंडरराइटर इज सच अ फर्म और कंपनी हुज जॉब इज दैट ऑल दी सिक्योरिटीज और शेयर्स मस्ट बी इशूड to the public and they should be fully subscribed, means that these securities have to be bought by the public or applied by the public. अब अंडरराइटिंग क्या है, आप एक अंडरराइटर अपॉइंट करते हो, यानी सपोज कर लो एक बंदा अपॉइंट करते हो, या एक कंपनी है या एक फर्म है वो अपॉइंट करते हो, यानी जिसका काम क्या होता है, ये जो सिक्योरिटीज़, शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह आप इशू करते हो ना, तो उसको पब्लिक में इशू करवाना और सारे के सारे करना, अगर इसमें से कोई बचे नहीं। मतलब यहाँ पर बात है दे शुड बी फुली सब्सक्राइब्ड। अब इस फुली सब्सक्राइब का मतलब है कि सारे के सारे पब्लिक ने खरीदने हैं, यानी उनको अप्लाई करवाना है, कुछ बच ना जाए। एंड इफ द पार्ट ऑफ दैट सिक्योरिटीज और शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब, यानी कुछ बच गया बाय द जनरल पब्लिक, देन द अंडरराइटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दे डू चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉर दिस सर्विस ऑफ अंडरटेकिंग। यानी इस अंडरटेकिंग की जो सर्विस है उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर कुछ बच गया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने सारे के सारे पब्लिक को इशू करवाने थे। अगर नहीं करवा सके देन उसकी फ़ी पे करोगे, मीनिंग दैट दे हैव टू पे अंडर राइटिंग फ़ी विच इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कुछ बच भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही पब्लिक ले लेगी, लेकिन अगर बच गए तो वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, और उस कॉस्ट को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। And similarly, when a company issues more capital,
then there is a legal cost involved in that. They have to hire some lawyers or team of lawyers or legal team as to incur expenses, and hence the legal cost becomes a part of the flotation cost. यानी lawyers वगैरह को देना, उस टीम को पैसे देने, expenses होते हैं उनके incur करना पड़ता है, और वो सब भी flotation cost का part है जिसे हम legal cost कहते हैं. When the new issued shares are to be listed at the stock market, यानी लिस्ट करवाते हैं भाई ये स्टॉक आ गए मार्केट में, then this would also require more cost, and so listing cost also becomes the flotation cost. ये भी listing cost हमारी flotation cost का part बनती है. And we had the system of physical shareholding where share certificates had issued physically, where printing stationery cost has also incurred, but at the moment because we have got digital certificates databases, or that the printing and all these costs have been eliminated. पहले होता था ना फिजिकली आपको वो प्रिंट किए हुए सर्टिफिकेट्स होते थे, उसमें स्टेशनरी की कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट लगती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम डिजिटल सर्टिफिकेट डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में होते हैं और हमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. लेकिन nevertheless there is a lot of cost that a company has to bear while issuing new shares or securities, which is called the flotation cost. इसके अलावा भी भाई कंप्यूटर चला रहा है उसको पैसे देने हैं, और भी बिजली का बिल है, या इस तरीके की बहुत सारी कॉस्ट हैं जो इनसे रिलेटेड हैं इन न्यू शेयर्स को इशू करने के लिए, या जो भी हायरिंग वगैरह होती है वो सारी क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट होती है. सो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज़ यहाँ पर DGR डिविडेंड ग्रोथ रेट के लिए होता है, लेकिन हम फ्लोटेशन कॉस्ट का फॉर्मूला ऐसे एज ए यूज़ करे हैं, D डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाई 1 माइनस F प्लस G, वेयर D डिनोट्स डिविडेंड एंड P इशू प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कितनी प्राइस पर ये शेयर इशू किया गया है, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट टू इशू प्राइस रेशो, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट है हमारे पास 100% में से जो फ्लोटेशन कॉस्ट निकालोगे आपके पास निकल आएगी. यहाँ पर G रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट को. ये फॉर्मूला है जो कि आप फ्लोटेशन कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर है एक एग्जांपल देखते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी. न्यू इक्विटी यानी कोई भी चीज़ आप न्यू लेते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी. हो सकता है फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो तब क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो यानी F फ्लोटेशन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो देन क्या आती है प्राइस, किसी भी कॉस्ट आती है न्यू इक्विटी की. लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो यानी 0% हो, देन हमारे पास क्या आंसर आता है, यानी कितनी कॉस्ट इनकर होती है कोई भी न्यू इक्विटी यानी न्यू शेयर्स इशू करने में, न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करने में. तो फॉर्मूला यहाँ पर डिविडेंड मेरे पास 1 है डिवाइडेड बाय इशूइंग प्राइस है. जस्ट देखो सारा का सारा सेम है, जस्ट आपने यहाँ पर करना है, अगर हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो क्या होता है, ना हो तो क्या होता है. प्राइस इशूइंग प्राइस है हमारे पास 10 रुपीज़, 1 माइनस F यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है 7% प्लस ग्रोथ रेट है हमारे पास 10%. अगर हम इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7% को 7 को जब डिवाइड करोगे 100 से 0.07 आएगा. 1 माइनस 0.07 करें, फिर इसको डिवाइड करें, आई थिंक 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस 0.1 आएगा, इसको प्लस करके आप आंसर निकालोगे तो आपके पास परसेंटेज में ये आंसर आ रहा है, ठीक है. तो लेकिन अगर मैं 0% यहाँ पर कुछ भी नहीं लेती, यानी फ्लोटेशन जो कॉस्ट है वो 0% है, तो आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी नई इक्विटी या न्यू शेयर्स जो इशू करने की कॉस्ट है वो 20% है. लेकिन हमारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए हमारे पास जो न्यू इक्विटी की कॉस्ट आएगी या शेयर्स न्यू इशू करने पर, सिक्योरिटीज़ इशू करने पर जो कॉस्ट आएगी वो 20.7% है. So we can conclude our discussion that in the consideration of flotation cost, we consider some cost, which includes underwriting cost, legal cost, listing cost, and many other costs or expenses which that company must have to incur while trying to get financing through new securities or issuing new shares. अगर वो financing get करना चाहती है by issuing new securities, bonds और shares, तो उसको क्या है, ये सारी जो cost हैं वो ज़रूर incur करनी पड़ेंगी, यानी उसे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जिसमें ये कॉस्ट आती है. अंडरटेकिंग हो गई, लीगल, लिस्टिंग और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं. इफ़ फ्लोटेशन कॉस्ट डू एग्जिस्ट देन ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी विल चेंज.
अभी हमने देखा है एग्जिस्ट करती है, तो न्यू शेयर्स की इक्विटी है वो चेंज होगी क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी और इस वजह से हमारा क्या होगा, रिटर्न रिड्यूस होगा। एंड इफ़ दिस कॉस्ट विल चेंज देन सर्टेनली द डिसीजन ऑफ डिविडेंड बीइंग इरेलीवेंट विल नॉट बी करेक्ट। यानी इरेलीवेंट नहीं है। देखो, पेमेंट करने से इन कॉस्ट की, डिविडेंड पर जो पेमेंट्स हैं या कॉस्ट वगैरह इनकर करने से हमारा जो डिविडेंड है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, न्यू इक्विटी की कॉस्ट है, उसमें चेंज आ रहा है। तो ये जो इरेलीवेंट के बारे में जो हमारी डिसीजन होगा वो करेक्ट नहीं होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।